हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि अपन रिजर्व बैंक के द्वारा जो साख नियंत्रण के उपाय थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अपन ने जो मात्रात्मक उपाय हैं साख नियंत्रण के वो पढ़ लिए थे। इसके आगे अपन अब पढ़ते हैं जो गुणात्मक उपाय हैं उनके बारे में। गुणात्मक उपाय कौन कौन से हैं जिनके द्वारा रिजर्व बैंक साख पे नियंत्रण रखता है। देखो, मात्रात्मक उपाय में तो क्या होता है कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट मतलब मात्रा के रूप में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जैसे CRR SLR है उसमें बदलाव किया तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मात्रा के रूप में पड़ता है कि अगर इतना चेंज होगा तो मात्रा के रूप में साख का इतना नियंत्रण हो पाएगा। अब कुछ उपाय ऐसे हैं जो गुणात्मक उपाय हैं, अर्थात तत्काल रूप से प्रभावी रूप से मात्रा के रूप में साख पर नियंत्रण नहीं होता है, पर गुणात्मक रूप से मतलब एक समय के बाद में ऐसे प्रतीत होता है कि साख पर नियंत्रण हो रहा है। तो ऐसे जो गुणात्मक उपाय हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला जो गुणात्मक उपाय है वो है चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण। देखो, चयनात्मक साख नियंत्रण से क्या अभिप्राय है। देखो, चयनात्मक साख नियंत्रण का मतलब है अर्थव्यवस्था में ऐसे क्षेत्र हैं उनका चयन कर लिया जाता है। जैसे किस क्षेत्र को किस ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है, कहाँ नियंत्रण स्थापित करना है। नियंत्रण स्थापित करना है साख पर, वहाँ ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे जैसे जो भी ऋण दिए जाते हैं उन पे तो फिर लोग ऋण कम लेंगे तो साख पर प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित होगा। तो ऋण की सीमाएं हैं उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए ऋण इतनी ही मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। विशिष्ट क्षेत्रों में ऋणों की जांच व नियंत्रण कर लिया जाता है। विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उन पे अलग से जो टैक्स वगैरह है उसका निर्धारण कर दिया जाता है। उनके लिए जो ऋण की व्यवस्था है वो थोड़ी सी दुर्गम कर दी जाती है। अर्थात उन पे कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। जैसे मकान के लिए जो ऋण है, मकान का ऋण सस्ता होता है कार के ऋण की बजाय। कार का ऋण महंगा। देखो, मकान का ऋण है, मकान एक नेसेसरी वस्तु है, कार एक नेसेसरी वस्तु नहीं है। तो मकान का ऋण क्या होता है, सस्ता प्रदान किया जाता है बैंकों के द्वारा, और कार का ऋण महंगा प्रदान किया जाता है। तो इन्होंने एक क्षेत्र विशेष में बांट दिया, इसको चयन कर लिया। भाई चयन मतलब अर्थव्यवस्था के हिसाब से चयन कर दिया कि मकान को उस श्रेणी में रखना है जहां अपन को सस्ता ऋण प्रदान करना है, और जो कार का ऋण है, कार एक विलासितापूर्ण वस्तु है तो कार का ऋण महंगा प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार चयन कर लिया जाता है, और चयन के आधार पर जो साख का नियंत्रण किया जाता है वो चयनात्मक साख नियंत्रण के तहत आता है। दूसरा है साख की राशनिंग। जो दूसरा उपाय है वो है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग कर दी जाती है। देखो, राशनिंग क्या होता है। राशनिंग मतलब होता है कि एक सीमा निर्धारण करना। जैसे आप लोगों ने राशन कार्ड का नाम सुना होगा, तो राशन कार्ड में क्या होता है, एक सीमा निर्धारण होता है कि राशन कार्ड में कितने मेंबर हैं, उसके हिसाब से प्रत्येक मेंबर को सरकार इस प्रकार से सहायता प्रदान करेगी। तो उसमें एक सीमा है कि इस सीमा तक ही आपको क्या मिल सकता है, जो भी सहायता है वो प्राप्त हो सकती है। तो वैसे ही साख की भी राशनिंग की जाती है कि साख की राशनिंग ऐसे जैसे बैंक सीमा का निर्धारण होता है, वैसे ही बैंक क्या कर देती है, साख की राशनिंग के लिए ऐसे इस प्रकार जो निम्न उपाय हैं उनको अपनाया जाता है। जैसे उद्योग हैं, व्यवसायी हैं, उनका जो ऋण दिया जाता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कृषि के लिए जो ऋण है, कृषि का ऋण, उसकी एक सीमा है, उसकी एक राशनिंग कर दी जाती है। उद्योगों के लिए, व्यापारियों के लिए, ये सब क्या है, मतलब इनमें राशनिंग कर दी जाती है। एक सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है कि इस सीमा तक ही या इस सीमा के अंदर अंदर ही आप क्या कर सकते हो, ऋण प्राप्त कर सकते हो। तो साख की राशनिंग करके ये नहीं है कि भाई किसी को भी जितना उसको ऋण की जरूरत है उतना ही ऋण दे दिया जाए। ऐसा नहीं करके एक राशनिंग बना दी जाती है कि यहाँ तक कि आपको क्या मिलेगा, ऋण प्राप्त हो पाएगा।
तो इस प्रकार के उपाय करके भी क्या किया जाता है, जो साख है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अगला है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव बनाकर भी क्या किया जाता है, साख की राशनिंग की जाती है। देखो, समय समय पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सलाह देती है, उनका मार्गदर्शन करती है, और जब उसको ऐसे लगता है कि साख पर नियंत्रण स्थापित करना है तो वो व्यापारिक बैंकों पर नैतिक दबाव बनाती है और उनको समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है कि आप लोग कम से कम ऋण उपलब्ध करवाएं, जिससे क्या हो, जिससे साख को नियंत्रित किया जा सके, जो साख का प्रसार है उसको क्या किया जा सके, सीमित किया जा सके। तो इस प्रकार नैतिक दबाव बनाकर भी, मतलब भाई व्यापारिक बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के अधीन कार्य करते हैं। तो फिर जब केंद्रीय बैंक उनको समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है या फिर उनको सलाह देता है, तो इस प्रकार की सलाह देता है कि हमें अर्थव्यवस्था में इस यहाँ तक की साख का विस्तार करना है, तो फिर वो व्यापारिक बैंक भी क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक की जो सलाह है उसके अनुसार ही क्या करते हैं, साख का निर्माण करते हैं या साख का प्रसार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नैतिक दबाव के माध्यम से भी साख को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रचार प्रसार के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा भी क्या किया जा सकता है। वर्तमान समय विज्ञापनों का युग है, ये आपको पता ही है, जैसे आप प्रतियोगिताओं में पढ़ चुके हो। तो केंद्रीय बैंक समय समय पर पत्र पत्रिकाओं, बुलेटिन जारी करके या जो जनरल हैं उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था की जो समसामयिक या आर्थिक जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके पहलुओं पर अपनी राय प्रस्तुत करता है और उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो उपाय हैं उनके बारे में भी सुझाव देता है। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं या इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो भी क्या करते हैं, साख को नियंत्रण करने के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो उपाय है गुणात्मक उपाय में, वो है प्रत्यक्ष कार्रवाई। कई बार क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई, कई बार रिजर्व बैंक है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा, जैसे कई बार जैसे बैंक उसकी नीतियों का पालन नहीं करते हैं तो वो उस बैंक के जो अधिकार हैं उनको क्या कर देता है, सीमित कर देता है या अपने अंडर में ले लेता है। पिछले दिनों जैसे एक एग्जांपल आया था किसी एक बैंक का, यस बैंक ऐसे नाम था उस बैंक का। उस बैंक में उसको ऐसे लगा कि उसका जो बॉडी है, उसकी जो मैनेजिंग जो बॉडी है वो सही ढंग से जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है। तो आरबीआई ने क्या किया, उस बैंक का जो कार्य क्षेत्र था उसको अपने अधीन कर लिया। कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई, आरबीआई के पास ये अधिकार होता है कि अगर बैंक उसकी जो निर्धारित कार्य क्षेत्र है, अपने जो मतलब बैंकों को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का पालन नहीं करके अगर अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं वो, तो रिजर्व बैंक को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई भी कर सकता है। तो उसका जो कामकाज का जो क्षेत्र था उसको आरबीआई ने क्या कर लिया, अपने अधीन ले लिया। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो भी क्या कर सकता है, आरबीआई कर सकता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा भी गुणात्मक रूप से साख सर्जन है या जो साख का प्रसार है उसको क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हुए साख को जो नियंत्रण करने के उपाय थे। पहले मात्रात्मक उपाय थे, अब ये गुणात्मक उपाय अपन ने पढ़े। अब है आरबीआई की जो स्थापना हुई थी या आरबीआई का जो इतिहास है उसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। देखो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको कहा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसका जो कार्यालय था वो कलकत्ता में था।
उसके बाद में 1937 में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान समय में आरबीआई का जो कार्यालय है वो मुंबई में ही स्थापित है। तो इसीलिए तो मुंबई को हमारी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो मुख्यतः मुंबई से ही संचालित किए जाते हैं। तो इस कारण हमारी जो इकोनॉमिकल कैपिटल है वो हमारी मुंबई कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में मुंबई स्थानांतरित करने के बाद में फिर इसका जो महत्वपूर्ण सन है वो है 1949। 1949 में इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले आरबीआई भी एक बैंक की तरह ही कार्य करता था। आरबीआई में भी लोगों के क्या होते थे, अकाउंट होते थे। लोग आरबीआई से डायरेक्ट रूप से मतलब एज ए बैंक के रूप में ही इसकी स्थापना हुई थी, वैसे ही इसका कार्य क्षेत्र था। फिर इसको रिजर्व बैंक बनाया गया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है आरबीआई के कार्य। ठीक है, तो आरबीआई के कार्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। आरबीआई के कार्य, ये जो दो चैप्टर हैं, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक वाला, इसमें से आपके एक क्वेश्चन बड़ा पक्का आना ही आना है। अर्थात जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो आरबीआई या फिर व्यापारिक बैंक है। मोस्ट ऑफ इनके जो कार्य हैं उन्हीं से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही होता है। तो आपको व्यापारिक बैंकों के कार्य और जो रिजर्व बैंक के कार्य हैं उनमें सबसे पहले तो अंतर स्पष्ट करना है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक का कार्य क्षेत्र कौन सा होता है और जो व्यापारिक बैंक है उनका कार्य क्षेत्र। कई बार क्या होता है कि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, पूछा तो जाता है व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है और कंफ्यूजन के चक्कर में व्यापारिक बैंक के कार्य पूछे जाते हैं और आरबीआई के कार्य लिख दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनको अलग अलग देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा एक बार समझने की बात है। एक बार समझ में आ गई तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इनको मॉनिटर करता है। आरबीआई इनके ऊपर सर्वोच्च बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक के रूप में कार्य आरबीआई करता है। तो आरबीआई जो मॉनिटरिंग का कार्य करता है तो उस हिसाब से मतलब इनका हेड कौन हो गया, आरबीआई हो गया। तो इस हिसाब से आप एक बार इनके कार्यों को अलग अलग लिख के एक बार पढ़ लेंगे तो आपको डिफरेंस जो अंतर है उसका पता लग जाएगा और फिर आप आराम से इनको अलग अलग डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो आरबीआई का पहला जो मुख्य कार्य है, आरबीआई के कार्य पढ़ रहे हैं, वो है मुद्रा जारी करता। पहला जो इसका मुख्य कार्य है वो है मुद्रा जारी करता। मुद्रा जारी करता का मतलब है कि हमारे यहाँ जितनी भी करेंसी है उसको जारी करने का काम कौन करता है, आरबीआई ही करता है। अर्थात आरबीआई का जो मुख्य कार्य है वो है मुद्रा जारी करना। जितनी भी करेंसियां हमारे यहाँ वर्तमान समय में प्रचलन में हैं वो सारी की सारी कौन जारी करता है। 1 रुपए का नोट है उसको वित्त मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है, भारतीय जो वित्त मंत्री है। और बाकी के जितने भी नोट होते हैं वो सारे के सारे जो आरबीआई का गवर्नर है उसके हस्ताक्षर के द्वारा, उन्हीं के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो मुख्य कार्य इसका जो पहला मुख्य कार्य है वो ये है कि ये मुद्रा जारी करने का कार्य करता है। तो जितने भी नोट सिक्के सारे के सारे हैं उनको, उन सारे नोटों को इसी के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे टंकन, जो हमारी टंकन शालाएं हैं उनमें सिक्के बनाए जाते हैं और हमारी जो नोट छापने की जो प्रेसेस हैं वहाँ करेंसी का निर्माण किया जाता है। पिछले दिनों जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो उस डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो भी नई करेंसी आई है, भाई उससे पहले भी आरबीआई ही ये कार्य कर रहा था, उसके बाद में भी जो कार्य है, जैसे
तत्काल नए नोट छापने का कार्य था, तो वो सारा का सारा कार्य किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा ही संपन्न किया गया। तो मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है।